हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सेविग्नी के ऊपर बना रहा हूँ। सेविग्नी हिस्टोरिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। उसमें पहली वीडियो बनाई थी मैंने एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड, तो उसमें तीनों वीडियो थी ऑस्टिन, बैंथम और एच एल ए हर्ट से रिलेटेड। तो सेविग्नी के बारे में बोलते हैं। सेविग्नी ने बोल दिया था कि लॉ जो बनता है बेसिकली जो हिस्ट्री के रिचुअल्स हैं या हिस्ट्री के कस्टम है वही लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन था, इसने क्या बोला, इसने कौन सी बुक्स लिखी हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली फ्रेडरिक कॉलवॉन सेविग्नी ए प्रोमिनेंट जर्मन जूरिस्ट इन ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जर्मन जूरिस्ट था, ये जर्मनी को बिलोंग करता था, जर्मन कंट्री में रहता था। और इसी ने बताया था कि जो लॉ बनता है बेसिकली वो हिस्टोरिकल रूल्स या हिस्टोरिकल रिचुअल्स से बनता है। जो लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन या कोडिफिकेशन थ्योरी, या फिर इसने प्राइमरी और सेकंड रूल, इसको इसने डिनाई कर दिया था। इसने बोल दिया था कि बेसिकली लॉ जो बनता है वो स्पिरिट ऑफ पीपल होता है। जो बेसिकली जो जहाँ किसी भी नेशन के जो लोग हैं जो सोचते हैं, जो या उनके रिचुअल्स होते हैं वही कल को लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इसको बोल देते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। इसने कुछ बुक लिखी थी वो देख लेते हैं। इसने पहली बुक लिखी थी लॉ ऑफ पोजिशन 1803 में। उसके अलावा इसने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन द मिडिल एजेस 1818 में। उसके अलावा इसने लिखी थी बुक सिस्टम ऑफ द मॉडर्न रोमन लॉ 1840 में। उसके अलावा इसने बुक लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 बुक इसने लिखी हैं बेसिकली जो फाउंडर है हिस्टोरिकल स्कूल का। अब मैं बताता हूँ हिस्टोरिकल स्कूल क्या होता है। कि हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट ये जूरिस्ट सोचते हैं कि जो लॉ बन रहा है वो हिस्ट्री के रिचुअल्स या हिस्ट्री के जितने भी प्रथाएं चली आ रही है उनके बेस पे, हिस्ट्री के रूल चले आ रहे हैं उनके बेस पे बन रहा है। तो उसके बाद देख लेते हैं इसने क्या बोल दिया। इसने बोल दिया लॉ एज ए नेशनल कैरेक्टर। सेविग्नी कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ लॉ टू द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। तो इसने बोल दिया जैसे किसी नेशन की लैंग्वेज डेवलप होती है ऐसे ही उस देश के लॉ डेवलप होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर पुराने टाइम में देखेंगे तो लैंग्वेज संस्कृति और आज के टाइम में हिंदी है। ऐसे ही जैसे हमारा लैंग्वेज डेवलप हुई है ऐसे ही हमारे लॉ डेवलप हुए हैं। जैसे अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे यहाँ लॉ जितने थे वो सारे के सारे रिचुअल्स पे चलते थे, आज के टाइम पे कॉडिफिकेशन पे। तो लॉ डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द पीपल। तो जो नेशन है उस देश के लोग जो कुछ सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो प्रथाएं हैं जो हिस्टोरिकल रिचुअल्स हैं उसको लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो लॉ होता है वो लॉ ना तो कमांड होता है सोवरेन की, ना प्राइमरी सेकंड रूल होता है, ना कोडिफिकेशन होता है। लॉ बेसिकली क्या होता है सेविग्नी के अकॉर्डिंग, तो लॉ होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। और ये जो वोल्कजिस्ट का मतलब है, वोल्कजिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। इसने बेसिकली क्या बोल दिया कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस। ही एम्फेसाइज दैट लॉ इज ए कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस शेप्ड बाय द सोसाइटी शेयर्ड कल्चर एंड बिलीफ। तो इसने बोल दिया कि लॉ डेवलप होता रहता है, लगातार लॉ डेवलप होता रहता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द नेशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल्स। उसके अलावा इसने बोल दिया अपोजिशन ऑफ कोडिफिकेशन। तो जैसे अगर हमने देखा होगा बैंथम ने एक बात की थी कि लॉ कोडिफाई होना चाहिए। कोडिफाई मतलब कि लॉ सर्टेन होना चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब कि एक बार जो लॉ लिख गया कोडिफाई हो गया वही चलता रहेगा। लेकिन इसने इस बात का अपोज किया। इसने बोल दिया कि लॉ लगातार डेवलप होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ लैंग्वेज डेवलप होती है ऐसी लॉ डेवलप होता है। और लॉ हमेशा हम बनाते हैं किसी दूसरे देश की किसी सोर्स से नहीं बनाते या प्रेसिडेंट वगैरह से नहीं बनाते। लॉ बेसिकली हम किससे बनाते हैं? जो हमारे हिस्टोरिकल रिचुअल्स हैं उसी को हम बेसिकली लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात किसने की थी? सेविग्नी ने की थी। और इसलिए सेविग्नी को हम बोलते हैं सेविग्नी वॉज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इसने पहली बार ये बात करी थी। उसके अलावा इसने बोल देते हैं जूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी ऑफ द थ्योरी अर्ली स्टेजेस। सेविग्नी बिलीव्ड दैट डेवलप्ड नेचुरली इन द अर्ली स्टेजेस। The law developed naturally in the early stages, driven by the internal needs of the peoples. Civilization and development. As a society progressed, national activities and the work of jurists contributed to the further development. Historical perspective, Savigny emphasized that importance of considering past consideration when studying law, arguing the neglecting historical leads. तो इसने बोल दिया बेसिकली कि जो अर्ली स्टेज में जो लॉ चले आ रहे थे ना, जो प्रथाएं चली आ रही थी, जैसे जैसे सिविलाइजेशन या डेवलपमेंट होता है वही प्रथाएं वही स्पिरिट ऑफ पीपल लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगर सेविग्नी की बात करें तो सेविग्नी के अकॉर्डिंग जो लॉ की सोर्स होती है ना वो बेसिकली एक ही सोर्स होती है, हिस्टोरिकल रिचुअल्स या हिस्टोरिकल रूल्स होते हैं। और इसने बोल दिया था कि लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। यूनिवर्सल मतलब ऐसे कि हर पूरी वर्ल्ड में एक ही लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बेसिकली इसने यूनिवर्सलिज्म का अपोज किया था। इसने बोल दिया था लॉ अलग अलग होता है, एक नेशन का लॉ अलग होता है, दूसरे नेशन का लॉ अलग होता है। और ऐसा इसलिए बोला था कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। कि सेविग्नी जब आया था उससे पहले नेपोलियन था जर्मनी में और नेपोलियन फ्रांस से था। जब नेपोलियन फ्रांस से जा रहा था
जर्मनी को छोड़ के, क्योंकि जर्मनी के लोगों को जब आज़ादी मिल गई थी नेपोलियन के राज से, तो नेपोलियन ने कुछ अपने वहाँ के रूल्स या रिचुअल्स वहाँ प्रिवेल करा दिए थे जो नेचुरल जस्टिस पे प्रिवेल करते थे। तो उसी को वहाँ जर्मनी के लोग बस अपनाने वाले थे। तो उसी बीच ये आ जाता है जिसे बोलते हैं फ्रेडरिक कार्ल वैन सेविग्नी। सेविग्नी बोलता है कि भैया ये जो हम दूसरे देश के लॉ अपना रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि लॉ कभी भी दूसरे देश के लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लोग हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ की जो स्पिरिट है, जो स्पिरिट ऑफ पीपल है, उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो इसने बेसिकली जो हिस्टोरिकल रिचुअल्स है उस पर जोर दिया और बोल दिया कि जो हिस्टोरिकल रिचुअल्स है, ये स्पिरिट ऑफ पीपल्स है, ऑफ नेशन है, उसी के बेस पे हमको लॉ बनाना चाहिए। और इसीलिए इसने अपोज कर दिया था कि लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता, हर नेशन का लॉ अलग होता है। और दूसरी बात इसने बोल दी थी, लॉ हर नेशन का अलग तरीके से डेवलप होता है। जैसे हर नेशन की लैंग्वेज अलग तरीके से डेवलप होती है, ऐसे हर देश का लॉ अलग तरीके से डेवलप होता है। इसलिए इसको बोल देते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, वॉल्केजिस्ट नॉट ऑलवेज लॉ। इसने क्योंकि इसका इसका क्रिटिज्म इसलिए हुआ था क्योंकि जो पुरानी प्रथाएं सारी ज़्यादातर लॉ में कन्वर्ट नहीं हुई, जैसे स्लेवरी भी लॉ में कन्वर्ट नहीं हुई थी। उसके अलावा एम्बिग्यूटी ऑफ वॉल्क का मतलब होता है, वॉल्क का मतलब होता है स्पिरिट, जिसका मतलब होता है पीपल। तो वॉल्क का मतलब है कि स्पिरिट बदलती रहती है और इसमें एम्बिग्यूटी होती है, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, तो इसमें एम्बिग्यूटी होती है, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो पहला क्रिटिसिज्म इसका इसलिए हुआ कि सारी की सारी प्रथाएं लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसा कि सेविग्नी बोलता था कि सारी प्रथाएं लॉ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अगर सारी प्रथाएं लॉ में कन्वर्ट होगी तो फिर तो स्लेवरी भी लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर हम स्पिरिट ऑफ पीपल की बात करें तो स्पिरिट कुछ लोगों की अलग हो सकती है, कुछ लोगों की अलग हो सकती है, कुछ लोगों की कुछ सोच अलग हो सकती है, कुछ लोगों की कुछ सोच अलग हो सकती है। और हम ये बोल दें कि सिर्फ लॉ स्पिरिट ऑफ पीपल में बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसने इनकन्सिस्टेंसी, सेविग्नी एम्फेसाइज ऑन नेशनल कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टेड विद हिज रिकमेंडेशन टू अडॉप्ट रोमन लॉ मेथड फॉर कंटेम्प्रेरी कंडीशन हाईलाइटिंग एंड इनकन्सिस्टेंसी इन द थ्योरी। तो बेसिकली इसकी जो थ्योरी थी वो इनकन्सिस्टेंट थी। इसने बेसिकली ये बोल दिया था कि जो स्पिरिट ऑफ पीपल है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाओ, ये जो हिस्टोरिकल बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाओ। तो हिस्टोरिकल बिलीफ तो कुछ ऐसे थे जो खुद वहाँ के लोग जो है जर्मनी के लोग ही नहीं मानते थे, तो वो लॉ में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। उसके अलावा अगर स्पिरिट ऑफ पीपल की बात करें तो आपने देखा होगा जर्मनी के खुद लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी, उस टाइम जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे बीच में आके। तो बेसिकली इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि अगर हम सिर्फ एक बात बोल दें कि जो लॉ बन रहा है वो स्पिरिट ऑफ पीपल पे बन रहा है तो ये गलत हो जाएगी। लॉ का कॉडिफिकेशन पर जरूरी है और लॉ के लिए सॉवरेन की कमांड भी जरूरी है, तो इसका इसलिए क्रिटिसिज्म हो गया था। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसने लॉ बना दिया था। तो इसलिए सेविग्नी को हम बोलते हैं, सेविग्नी वाज द फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल की बात करें, हिस्टोरिकल स्कूल के जितने भी बिलीवर हैं, जितने भी जूरिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि लॉ अगर बन रहा है तो वो किससे बन रहा है, हिस्ट्री के रिचुअल्स हैं उन्हीं को हम लॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये बात सेविग्नी बोलती थी। सेविग्नी ने वॉल्कजिस्ट थ्योरी दी। वॉल्कजिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लॉ, सॉरी स्पिरिट ऑफ द पीपल। स्पिरिट ऑफ द पीपल का मतलब ये होता है कि हर नेशन, जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनकी स्पिरिट अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, पाकिस्तान के स्पिरिट लोगों की स्पिरिट अलग हो सकती है। तो क्योंकि हर देश के लोगों की स्पिरिट अलग हो सकती है तो हर देश के लॉ भी अलग होंगे, और इसीलिए इसने यूनिवर्सलिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। और इसलिए इसने थ्योरी दे दी थी कि लॉ ऐसे डेवलप होता है जैसे किसी नेशन की लैंग्वेज डेवलप होती है, जैसे इंडिया की पहली लैंग्वेज संस्कृत आज हिंदी है, ऐसे ही हर नेशन की लैंग्वेज अलग तरीके से डेवलप होती है। तो जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है ऐसे ही हर देश का लॉ डेवलप होता है। तो अल्टीमेटली इसने बोल दिया था कि लॉ जो डेवलप हो रहा है वो बेसिकली हिस्टोरिकल जो बिलीफ है उसके बेस पे डेवलप हो रहा है। कंक्लूजन, सेविग्नी थ्योरी ऑफ वॉल्कजिस्ट while influencer has limitation and has been subject to criticism. Despite these criticisms, his work laid the foundation of modern jurisprudence. His emphasis on the importance of historical context and the role of national character in shaping legal system remains relevant today. For effective governance, legislature should consider the custom and tradition. तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे इंडिया में भी जब हम सोर्स ऑफ लॉ पढ़ते हैं तो सोर्स ऑफ लॉ तीन तरह की होती है। अगर हम लीगल मेथड पढ़ रहे होंगे तो लीगल मेथड में क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो सोर्स ऑफ लॉ की बात करें, तीन सोर्स ऑफ लॉ होती है। एक सोर्स ऑफ लॉ होता है कस्टम, दूसरा सोर्स ऑफ लॉ होता है प्रेसिडेंट, तीसरा सोर्स ऑफ लॉ होता है लेजिस्लेचर। तो सोर्स ऑफ लॉ कस्टम कैसे होता है कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7 आप देखोगे सतपदी जो कस्टम है उसको हमने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कस्टम था, तो कस्टम इज ए सोर्स ऑफ लॉ। तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो अलग बात है, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ऐसे प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस डिसीजन ऑफ द अपेक्स कोर्ट। जैसे कि आर्टिकल 141 आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 141 बोलता है द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एज ए लॉ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तीसरी सोर्स ऑफ लॉ जो होती है वो होती है
लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा होता है अल्टीमेटली वही लॉ प्रिवेल कर जाते हैं। तो इसने बोल दिया सेविग्नी ने, द कस्टम इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, और सेविग्नी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लॉ होती है, तो वो होती है कस्टम, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो सेविग्नी ने एक थ्योरी दी वोल्कजिस्ट, वोल्कजिस्ट का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। दूसरी थ्योरी इसके लिए होती है कि लॉ यूनिवर्सल नहीं हो सकता, लॉ अलग होता है, एक नेशन का अलग होगा, दूसरे नेशन का अलग होगा। तीसरी थ्योरी इसकी ये थी कि लॉ ऐसे डेवलप होता है जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है, तो जैसे हर नेशन की लैंग्वेज अलग होती है, ऐसी हर रिलेशन का लॉ भी अलग तरीके से डेवलप होता है। तो इसलिए हमको सिर्फ अपने यहाँ का लॉ अप्लाई करना चाहिए, और इसलिए उस टाइम पे इसने जर्मनी में ये थ्योरी दी थी कि लॉ इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बिलीफ और हिस्टोरिकल रिचुअल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल मेथड या जूरिस्प्रूडेंस की नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ये एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी ये वीडियो देख सकते हो आराम से। थैंक यू।